आप देख रहे हैं अखबार। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2017 के बाद 2022 के चुनावी रण में एक बार फिर यूपी के लड़कों का सियासी जलवा देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं तृप्ति शर्मा और आप देख रहे हैं अखबार। पिछले चुनाव में मोदी लहर पर मोदी सवार बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सपा कांग्रेस साथ आई थी, तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी को यूपी के लड़के का नाम दिया गया था। दोनों ने सूबे की सड़कों पर जमकर प्रचार किया। इसके बावजूद अखिलेश और राहुल की जोड़ी सबको खास पसंद नहीं आई। वहीं 5 साल के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में यूपी के लड़के अपना जलवा बिखेरने की कोशिश में हैं, लेकिन किरदार और जोड़ी इस बार अलग नजर आ रही है। इस बार सपा कांग्रेस नहीं बल्कि सपा आरएलडी ने गठबंधन का चुनावी ताल ठोका है। राहुल गांधी और जयंत की जोड़ी को यूपी के लड़के पार्ट 2 की तरह देखा जा रहा है। अब इस जोड़ी पर मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी की इस प्रतिक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर पाए। दरअसल 9 फरवरी को पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी ANI को इंटरव्यू दिया। मोदी के इस इंटरव्यू पर आम से लेकर खास इंसान तक की नजर बनी हुई थी। इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा और कहा कि 2 लड़कों वाला खेल तो हम पहले भी देख चुके हैं। अब अखिलेश यादव को यह बयान पसंद नहीं आया, जिस पर अखिलेश यादव ने बिना देर किए पलटवार किया। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि झूठ भी शर्माकर पिछले दरवाजे से मुंह ढक कर निकल गया जब वो दुनिया से रूबरू हुआ। वहीं पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान परिवारवाद की राजनीति पर भी बेबाक तरीके से जवाब देते हुए नजर आए। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने परिवारवाद पर क्या कुछ कहा। इसे सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कि ये 2 लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के 2 गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो 2 लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थे, फिर भी उनके हाल नहीं बना। क्योंकि उत्तर प्रदेश इस प्रकार के जोड़ से अगर किसी को 25 साल पर मताधिकार मिलता है, मान लो 25 साल पर चुनाव लड़ने का हक मिलता है, मान लीजिए मताधिकार तो 18 साल में मिल जाता है, लेकिन 25 साल पर उसको चुनाव। लेकिन कोई पिताजी ऐसा कहे कि देखो मेरा ये बेटा है वो 10 साल का है, ये बेटा है 15 साल का, दोनों 25 के हो गए, उनको चुनाव लड़ने दो, तो कोई लड़ने देगा क्या? तो इस प्रकार की मेलजोल से चलता है क्या? नहीं, पर जो उनका आरोप है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है क्योंकि बीजेपी सरकारी मशीनरी और इदारों का इस्तेमाल करती है, ईडी का, और टैक्स रेड्स होते हैं कैंडिडेट्स पर, उनके रिश्तेदारों पर, आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार ये दिमक की तरह देश को परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा? ऐसे लोगों के खिलाफ हर जनता ने हर बार आवाज उठाई कि नहीं उठाई है? अगर मैं कुछ न करूं तो जनता मुझे माफ करेगी क्या? जहां से भी सरकार को जानकारी मिलेगी, सरकार ने कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और कदम उठाने के बाद अगर देश के खजाने में अरबों खरबों रुपये आ रहे हैं तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, चुनाव के समय हिंदुस्तान में हर बार चुनाव चलता रहता है भाई, तो सरकार काम करना बंद कर दे क्या? चुनाव आप एक बार तय कर लीजिए भाई, 5 साल में एक बार ही चुनाव होगा, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, सभी राज्यों के साथ होंगे, केंद्र का साथ में होगा, सारा खर्चा भी बच जाएगा, तो फिर कभी ईडी भी नहीं दिखाई देगा, CBI भी नहीं दिखाई देगा। अब क्या करे? वो तो सरकारी दफ्तर है, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, वो स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं। चुनाव बीच में आ जाता है, करेंगे क्या? वो तो अपने टाइम टेबल से चलते रहते हैं, जहां से उनको जानकारी मिलती है करते हैं, सरकार का उसमें कोई रोल भी नहीं होता है। ये पहला चुनाव है किसान कानून वापस लेने के बाद चुनाव। जब आपने देश के नाम संदेश किया तो उस टाइम आपने कहा कि ये चुनाव से संबंधित डिसीजन नहीं था, आपने पूरे उस प्रक्रिया के बारे में बताया, लेकिन आपके समर्थक भी कह रहे थे दैट देयर वाज सो मच ऑफ पर्सनल कैपिटल। प्रधानमंत्री जी शायद कन्विंस नहीं कर पाए किसानों को कि ये देश हित में है, किसानों के हित में है, और उसकी वजह से
आपके समर्थन भी जो है वो डिसअपॉइंट हो गए थे। तो क्या आप इसको एक व्यक्तिगत रूप में आप इसको एक हार मानते हैं? देखिए, मैं किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान हूँ। मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूँ और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है और हिंदुस्तान भर के किसानों का मैंने दिल जीता भी है, मेरा साथ दिया है, समर्थन किया है। लेकिन मैंने कहा था, उस दिन भी कहा था टीवी में, कि मैंने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए, लेकिन आज देश के हित में मैं वापस कर रहा हूं। मैं समझता हूं इसको अधिक विस्तार मुझे करने की जरूरत नहीं है। बाद के घटनाक्रमों से पता चलेगा कि क्यों जरूरत पड़ी थी। तो क्या आप एक डायलॉग करने के लिए फिर से तैयार हैं, किसानों को कन्विंस करने के लिए? इस देश के लोकतंत्र का ये सबसे पहला कर्तव्य बनता है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का और सरकार का, कि जनता के साथ संवाद करते ही रहना चाहिए और हम लगातार करते हैं। हम कभी भी संवाद टूटना जिसके पक्ष में है ही नहीं। हर किसी को, मुझे भी सुनना चाहिए, मेरी सरकार को भी सुनना चाहिए और बातचीत करना ही चाहिए। बातचीत हमेशा होनी चाहिए और इश्यू पर चर्चा ना हो ऐसा नहीं है। जैसे हम बजट के पहले बजट कैसा बने हद से क्यों पूछते, किसानों से भी पूछते हैं कि बजट कैसा बनना चाहिए, उनके विचार लेते हैं। ये हम तो मानते हैं कि सब कुछ ज्ञान बाबुओं के पास है और नेताओं के पास है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। हमारे देश के पास, हर नागरिक के पास अनुभव है, हर नागरिक के पास ज्ञान का भंडार है। हम तो सबसे संवाद करना चाहते हैं, सबसे सीखना चाहते हैं, सबके सुझावों के आधार पर हम चलना चाहते हैं। कोविड के टाइम फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव, उसके बारे में आपने अपने स्पीच में भी जिक्र किया कि उसे आपने कहा कि जो कोविड के अगेंस्ट जो हमारी लड़ाई थी वो वी वर विक्टोरियस, मतलब भारत जो है वो विक्टोरियस उभर के आया। लेकिन आपने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की सरकार और दिल्ली की सरकार जो है वो नकारात्मक कार्य कर रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और शिवसेना ने, तीनों ने कहा कि नहीं, ये गलत है। कोविड की लड़ाई में जो नाकामयाबी सरकार की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, वो हम पे लादा जा रहा है। मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी, जब लॉकडाउन हुआ, WHO समेत सब लोग कहते थे कि जो जहां है वहां रहे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे न जाए, वरना कोरोना के वो शिकार हो जाएगा, उसका जीवन को तकलीफ हो जाएगी। और उस समय कोरोना किस चाल से चलता है, उसका रूप रंग क्या है, कोई पता ही नहीं था दुनिया को। लॉकडाउन, अफरा तफरी में लॉकडाउन राज्यों ने शुरू कर दिए थे, राज्यों ने लगातार अपनी, और एक राज्य लॉकडाउन कर रहा है तो दूसरे, तो इसलिए नेशन वाइड कुछ करने की आवश्यकता बन गई थी। ये लोग भूल जाते हैं, लॉकडाउन पहले से ही राज्यों ने शुरू कर दिए थे। भारत सरकार ने तो बाद में लॉकडाउन का निर्णय करना पड़ा सबको एक साथ उसकी स्थिति सुधारने के लिए। दूसरी बात है, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी ने फ्री टिकट दे करके लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप जाइए। वो टिकट तो दिया उन्हें 500,000 लोगों को, लेकिन हवा बना दी कि जाओ। अब उस समय ये न करते तो हमारे देश के श्रमिकों को 2-4 रुपये की भय का वातावरण तो था ही था, 2-4 दिन में चीजें संभल जाती उनको पर, तो बाद में व्यवस्थाएं खड़ी हो जाती। लेकिन उल्टा किया और पूरी ताकत श्रमिकों के लिए लगानी पड़ी, तब जाकर के योगी जी को हजारों बस भेजनी पड़ी यहाँ पर। यहाँ पर भी आप पार्टी ने, उसके नेताओं ने जीपों में जाकर के झुपड़पट्टी में कहा है, वीडियो अवेलेबल है कि भाई आप जल्दी जाइए और वहाँ पहुँचिए, वहाँ से आप अपने घर पहुँच जाइए, यहाँ तो लॉकडाउन हो रहा है। भय पैदा कर दिया। और मैं हमेशा कहता हूँ, ये भारत की जनता इतने बड़े संकट में, दुनिया मानती थी कि हिंदुस्तान का हालत सबसे खराब होगा, और स्वाभाविक था कि इतनी बड़ी जनसंख्या, हम इस प्रकार से समूह में रहते हैं, हमारा जीवन भी सामूहिक होता है, और ये बीमारी ऐसी है कि तुरंत लपेट लेती है, तो हमारे लिए हर प्रकार के संकट थे, ये तो मानना पड़ेगा। और बीमारी ने दुनिया भर को जिस प्रकार से समृद्ध देशों को तबाह कर दिया है, उसकी तुलना में हम बच पाए, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि भाई हिंदुस्तान के नागरिकों ने जो भी उनके पास संसाधन थे, उन्होंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया और उन्होंने अपने आप को बचाने में काफ़ी मदद।
तो विजय मैंने जो भी कहा है 130 करोड़ है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि कोरोना खत्म हो गया। मैं तो आज भी कहता हूँ ये बहुरूपिया है, वो कभी भी नए रंग रूप के साथ मैदान में उतर आता है और हमारी स्थितियों को चुनौती देता है। हमें हर बार डायनेमिक व्यवस्था से नई नई व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ रही और हमें जागरूक रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, चुनाव 5 राज्यों में है। अब पंजाब की बात करती हूँ तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो अपना एलाई खोया है पंजाब में, उसकी वजह से मतलब तीसरी पार्टी आ रही है शायद पंजाब में पहली बार, पर बीजेपी कभी अपना रूट्स बना नहीं सकी उस राज्य में। क्या आप इसको एक राजनीतिक विफलता मानते हैं? मैं समझता हूं कि मेरी पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं ने उस समय जो नीतियां बनाई, जो रणनीतियां बनाई, वो उस समय के लिए बहुत अनिवार्य थी और उसके कारण पंजाब की एकता, पंजाब के अंदर फिर से एक बार शांति का माहौल बने, पंजाब खून खराबे से बाहर निकले। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय पंजाब का हित सुप्रीम माना और उसने राजनीतिक जो भी कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता थी किया, वो बहुत जरूरी था इसलिए किया। हम पंजाब को खून खराबे से बाहर निकालना चाहते थे, हम पंजाब को शांति देना चाहते थे और उसके लिए अगर बीजेपी का नुकसान होता है तो होने देंगे, ये हमने होने दिया। बीजेपी तब भी पनप सकती थी, लेकिन हमारे लिए जरूरी था कि हम उस रास्ते पर चले जिसके कारण हम यहाँ पर सुख शांति का माहौल बनाने में हम बहुत बड़ा पॉजिटिव योगदान दे सके और वो हमने किया और पंजाब को बाहर निकालना भी उस संकट से बाहर आए। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, आज भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक विश्वसनीय पार्टी के रूप में पंजाब में उभरी है। आपने देखा होगा बहुत बड़े वरिष्ठ लोग, समाज जीवन के वरिष्ठ लोग जिनका राजनीति से लेना देना नहीं थे, वैसे बहुत बड़ी मात्रा में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। फिर जो राजनीति के बहुत बड़े महारथी हैं, ऐसे लोगों ने भी अपने पुराने दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी टिकट दे या न दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब के स्थिरता के लिए, पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की शांति के लिए बहुत जरूरी है और इसलिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का शासन बनना चाहिए। आज पंजाब से आवाज उठी है और इसलिए है हम आगे बढ़े हैं। आज 2 दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब और बिंसा साहब बहुत पुराने लोग हैं जो राजनीति के वहाँ महारथी रहे, 3-3 दशक तक जिन्होंने वहाँ की राजनीति को दिशा दी है। ये लोग आज भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं और इसलिए मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में बहुत ही यशस्वी होगी। पंजाब के लोगों के जो एस्पिरेशंस, कई कारणों से हमने भी शायद कॉम्प्रोमाइज कर करके अपनी पार्टी का नुकसान किया, हो सकता है कुछ लोगों का भी हुआ होगा, लेकिन अब जब हम खुल करके आए हैं तो उनका भी हौसला बुलंद हो गया। जो लोग दबे हुए रहे थे वो भी खुल करके हमारे साथ आए हैं। हमने किसान को डायरेक्ट बेनिफिट के लिए हम अड़े रहे, हमने कैप्टन साहब को समझाया, कैप्टन साहब हमारे साथ थे, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, सहमत हुए और किसान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने किया पंजाब में उसकी खेत की। तो मैं 1000 से ज़्यादा वीडियो निकली है, 1000 से ज़्यादा सोशल मीडिया में, 1-1 मिनट की वीडियो में देख रहा था, मैंने भी कभी 10-12 तो देखी होगी। किसान कह रहा है कि मेरा खेत तो उतना ही है, मेरी फसल वही है जो मेरे 20-25-30 साल से हम कर रहे हैं, पैदावार भी उतनी है, लेकिन मेरे घर में इतने रुपये पहले कभी नहीं आए जितने मोदी जी की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का निर्णय किया और किसान को जो माल है उसका पैसा सीधा बैंक में खाते में उसके जाएगा। तो सारे बिचौलिए गए, कट जो होता था वो गया और मुझे मेरा पूरा पैसा मिला। ये छोटा किसान आज भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार कर रहा है। जी, आप जब गए थे पंजाब तो आपका काफिला ब्रिज पे अटक गया था और आपने किसी ऑफिशियल को कहा कि आपने चीफ मिनिस्टर को कही है मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन उस वक्त आपको कैसे महसूस हुआ था? क्योंकि आप पंजाब से पता नहीं कब से जुड़े हुए हैं। मैं इस पूरे नॉर्थ से पार्ट से मेरा बहुत निकट नाता रहा है। मैं पंजाब में
बहुत रहा हूँ मैं पंजाब की, मेरा बड़ा नाता रहा है। मैं मेरी पार्टी का काम वहाँ करता था। मैं पंजाब के लोगों की जो वीरता है ना, मैंने देखी है। पंजाब के लोगों के दिल को मैं जानता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं अपनी पार्टी का काम करता था। उस समय तो ये आतंकवाद बड़ी एकदम हालत बड़ी खराब थी। शाम के बाद कोई निकल नहीं पाता था। और मैं शायद मोगा में था या तरन तारण में था, मुझे याद नहीं है आज। और मुझे अगले स्टेशन पे जाना था, लेकिन कार्यक्रम के कारण देर हो गई। मैं और मेरे ड्राइवर दो ही थे, हम निकले। और दुर्भाग्य से हमारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में। हम कोशिश कर रहे थे लेकिन गाड़ी चल नहीं रही थी। तो उस समय एक पुरानी एम्बेसडर मेरे पास थी। धक्के भी लगाए, कोशिश की। तो खेत में 2-3 लोग थे, सरदार थे। वो दौड़ते हुए आए। उन्होंने भी धक्के लगाने में मदद की, लेकिन गाड़ी नहीं चली। फिर हमने कहा भाई नज़दीक से हमें कोई मैकेनिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साहब यहाँ तो अभी तो कोई मिलेगा नहीं, बहुत दूर दूर है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो भाई, तुम्हें तो बुरा ना लगे तो एक बात करो। मैंने कहा क्या? बोले तुम गाड़ी यहाँ छोड़ दो, तुम और तुम्हारा ड्राइवर खेत में हमारे साथ चलो, हमारी वहाँ झोपड़ी है, वहीं खाना खा लो और रात को रुक जाओ। सरदार परिवार, जिस प्रकार से उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने कहा भाई कुछ भी हो तुम सुबह जाना, अब यहीं रुक जाओ। बाद में उनको पता चला मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। तो कहा ठीक है भाई, तुम भाजपा के हो, कुछ भी हो, तुम आज रात मेरे यहाँ। मैं हैरान हूँ जी, खेत में उन्होंने अपने जो छोटी सी जगह होती है उसमें रखा, मेरा खान पान की व्यवस्था की। और सुबह उनका बेटा जाकर के एक मैकेनिक को ले आया, गाड़ी ठीक की। और मैंने पंजाब का एक दिल देखा है। इन सरदारों के भावों को जानता हूँ मैं। इतने, और मेरे तो गुजरात में, मेरे कच्छ में अंदर इतने मेरे परिवार हैं सरदार। मैंने जब लखपत में गुरुद्वारा का भूकंप में नुकसान हुआ था, मैं वहाँ गया देखने के लिए, मुझे बड़ा दर्द हुआ। तो मैं ऐसे ऐसे कारीगरों को लाया राजस्थान वगैरह बाहर से, कि वैसा ही मुझे गुरुद्वारा बना के दो जो गुरु नानक देव जी के जहाँ चरण पड़े थे। बनाया दोबारा। आज कच्छ के अंदर जो हमारे सरदार परिवार है, बहुत बड़ी मात्रा में है, खेती करते हैं। जब वो इसका बात का वर्णन, उनकी आंखों में से आंसू आ जाता है। और मैं अभी कुछ दिन पहले भी एक वर्चुअल मीटिंग में मैंने उस गुरुद्वारा में सबसे बात की। मेरा इतना लगाव रहा है जी। आपने देखा होगा, एक किताब है पढ़ने जैसी है वो सरकार की। शायद अंग्रेजों के ज़माने में जो भी सिख कौम के लिए नहीं हुआ है, अंग्रेजों के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में तो हुआ ही नहीं है। ऐसे अनेक काम मैंने देश के कल्याण के लिए, हमारे सिख भाइयों की वीरता का सम्मान करने के लिए किया है। और मुझे गर्व है। चुनाव की जगह पर है, लेकिन मैं मानता हूँ ये मेरे देश के वीर जवान हैं, मेरे देश के सच्चे किसान हैं। उनके कल्याण के लिए मैं जितना कर सकूँगा मैं करता रहूँगा। तो क्या उस दिन आपको ऐसे लगा कि ये राजनीतिक आंदोलन था, इसलिए ऐसे हुआ? ऐसा है कि इस विषय में मैंने पूरी तरह मौन रखा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसको गंभीरतापूर्वक इस बात को देख रही है। मेरा कोई भी वाक्य पूरी जो चल रहा है उस पर प्रभाव पैदा करे यह उचित नहीं है। जो भी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच कमेटी निकालेगी, जो सत्य होगा देश के सामने आएगा, और हमें तब तक इंतजार करना चाहिए। जी, आपने दोनों स्पीच में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, आपने कई बार कांग्रेस पर हमला किया। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपने राहुल गांधी के जो एलिगेशंस थे, चाहे बेरोजगारी पर हो या भारत चाइना पर हो, आपने उसका जवाब नहीं दिया, उल्टा उन पर वार किया। तो पहली बात यह है